थैंकफुल टू काशिफ सागर साहब जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और इनवाइट किया। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ बेल। इसमें सबसे पहले जो है ना बेल हमें ये देखना होता है कि क्या मुलज़म के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। एक शख्स जिसके खिलाफ एफआईआर ही नहीं दर्ज, वो आकर अगर कोर्ट में कह देगा जी मुझे बेल दी जाए, तो वो बेल का उसको बेल नहीं दी जाएगी। इसके बारे में 498A क्लियर है जनाब, इसमें ओपन करें। नो 498A नो बेल टू बी ग्रांटेड टू ए पर्सन नॉट इन कस्टडी इन कोर्ट और अगेंस्ट होम नो केस इज रजिस्टर्ड। मीन्स के एक बंदा वो आउट ऑफ सिटी है, लाहौर बैठा है, वो फ़ोन पे आपको कहता है कि जी हाँ जी मेरी बेल दायर कर दें। जब तक वो अदालत में नहीं आएगा या वो इन कस्टडी नहीं होगा या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, उस वक्त तक वो उसके खिलाफ एफआईआर बेल को नहीं दायर कर सकता। एक तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। दूसरी ये चीज़ कि जब एफआईआर दर्ज होती है आपने देखना है कि भाई क्या कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि वो अगरचे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं लेकिन वो बेलेबल होते हैं। तो ऐसे जराइम जिनमें वो ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल हो और वो बेलेबल हो, मजिस्ट्रेट अगर वो मुलज़म जो है वो पकड़ा जाता है, अंडर कस्टडी आ जाता है, मजिस्ट्रेट उसको रिमांड पेपर पर ऑर्डर देते हैं कि जी ये बेल बॉन्ड जमा करवाएं। फिर आ जाती है बात के प्री अरेस्ट बेल 496 और 498। 496 जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है बेल इन बेलेबल केसेस। जब बेलेबल केस हो तो उसमें बेल जो है एज ए राइट जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। और 498 है कि अगर वो चाहे वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 498 में जब मुलज़म जो है प्री अरेस्ट बेल अपनी दायर करेगा तो उसमें उसको कुछ ग्राउंड्स मेंशन करना लाजमी होते हैं। प्री अरेस्ट बेल के लिए फर्स्ट ग्राउंड ये है कि मुलज़म तो एक तो उधर कोर्ट में आए मौजूद हो, उसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो। फर्स्ट है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो, और दूसरा ये है कि उसको अपनी बेल कंफर्म करवाने के लिए कुछ ग्राउंड्स की ज़रूरत होगी जिनके ऊपर उसको बेल जो है उसकी प्री अरेस्ट कंफर्म की जाएगी। उसमें जो है फर्स्ट ये देखा जाता है कि क्या मैनर्स ऑफ पुलिस क्या है और मैनर्स ऑफ कंप्लेनेंट क्या है। प्री अरेस्ट बेल में जब हमने आर्गू करना है तो ये जज साहबान को हमने ये एक्सप्लेन करना होता है कि मैनर्स ऑफ कंप्लेनेंट इसमें क्या है और मैनर्स ऑफ पुलिस क्या है। इसमें अगर आपकी कोई क्लाइंट की प्रीवियस एनमिटी है, कोई सिविल लिटिगेशन है, तो वो आप कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल जितनी भी प्रीवियस लिटिगेशन है कंप्लेनेंट से, विटनेसेस से या उनके किसी करीबी अजीज से अगर आपकी कोई प्रीवियस एनमिटी है तो आप अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो उसकी वो अपने एज सून एज पॉसिबल जो है वो ले लेंगे, ताकि जब आप आर्गू करें बेल आपके पास प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल हो जिसके ऊपर आपने जज को कन्वेंस करना है कि भाई ये इसकी हमारी प्रीवियस एनमिटी है विटनेसेस से भी, कंप्लेनेंट से या इसके अजीज से। दूसरी ये चीज़ कि अगर कंप्लेनेंट ने पहले भी कोई एफआईआर वगैरह करवाई हुई है या विटनेस ने हमने करवाई हुई है एफआईआर उनके ऊपर, वो भी आपके पास रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप जज साहब को ये कायल कर सकें कि हमने इनके ऊपर पहले एफआईआर करवाई थी, इस ग्रज की वजह से ये इन्होंने झूठी एफआईआर दी है पुलिस के साथ मिलकर। ये मैनर्स ऑफ पुलिस और मैनर्स ऑफ कंप्लेनेंट जो है ये आपने ये चीज़ साबित करनी होती है। फिर एक और चीज़ है सेकंड शेड्यूल के मुताबिक ये चीज़ देखनी है कि क्या ऑफेंस की सज़ा जो है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड शेड्यूल CRPC। उसमें यह देखना होता है कि क्या वो उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर है, 7 है, 3 है। तो उसके मुताबिक आपने जज को कायल करना होता है कि इसमें जो है ये मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर है। इसमें जो है एक केस लाया NLR 99 पेज 1, उसमें भी जो है ये 3 ईयर तक की जो पनिशमेंट के ऑफेंसेस हैं वो एज ए बेलेबल कंसीडर होते हैं। प्री अरेस्ट बेल में एक और चीज़ बड़ी अहम होती है कि रिकवरी, जैसा हम ये देखते हैं कि क्या इससे रिकवरी होना बाकी है या नहीं। अगर रिकवरी होना बाकी है तो उसमें ये भी चीज़ देखी जाएगी कि ये जनरल नेचर की रिकवरी है
या कोई व्हीकल है या कोई और चीज़ है, अगर उसमें मुलज़म से रिकवरी होना बाकी नहीं है, आपके पास एक और तरीकाकार ये होगा कि आप जज साहब से कहेंगे इसमें आईओ को कम अज़ कम बुला लें, वो बता दें कि इससे कोई रिकवरी होना बाकी नहीं है। अगर जो बेशक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन आपकी उधर जो है प्री रेस्ट बेल कन्फर्म होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर ये कि अगर आपकी कोई रिकवरी होना बाकी है तो डेफिनेटली प्री रेस्ट जो है आपकी कोर्ट जो है वो खारिज करेगी। एक और चीज़ आपने क्लाइंट को ये समझाना होती है कि प्रॉपर टाइम जो है, इन टाइम शामिल तफ्तीश हो, इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करे, अपनी बेगुनाही के जितने भी सबूत हैं वो अपने आईओ को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको वो मुहैया करे, ताकि वो अपनी केस डायरी में उसका हवाला दे। 172 CRPC के तहत जो केस डायरी वो कंडक्ट करता है आईओ, उसमें वो उसका हवाला दे देगा, ताकि जितने भी आपकी बेगुनाही है उसमें वो मेंशन हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोर्ट में ही आकर अपने वो आर्गूमेंट्स बताने हैं। इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है उस वहाँ पर एक आपको आपके क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो ये आकर बताता है कि भाई इसमें ये कंप्लेनेंट ने मुझे बदनीति से ये मुलवस किया है, ये हमारी प्रीवियस एनिमिटी है। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है अपने 15 साल प्रैक्टिस में कि जज साहिबान भी जो है केस डायरी या पुलिस रिपोर्ट या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी हद तक जो है इत्तेफाक करते हैं इसमें, क्योंकि वो जज साहिबान ने वो मौका पर तो नहीं जाना होता, मौका पर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाते हैं, तो लिहाजा जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आपने जुमला जितने भी सबूत हैं वो आपने देने होते हैं। ये प्री रेस्ट बेल के बारे में है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने अपने क्लाइंट को समझाने हैं, जो इसको फॉलो करके अपने बेल को मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर सकता है। दूसरी एक और चीज़ आपको क्लाइंट को ये चीज़ आपने समझानी है कि कभी जो है आपने प्री रेस्ट बेल के टाइम गैर हाज़िर नहीं होना, क्योंकि प्री रेस्ट बेल में मुलज़म की हाज़िरी अटेंडेंस लाजमी है। अगर प्री रेस्ट बेल आपकी क्लाइंट की पेंडिंग है कोर्ट में, वो कहीं और आउट ऑफ सिटी चले जाता है या किसी और मुकदमे में पुलिस उसको बिठा लेती है, डेफिनेटली उसकी जो प्री रेस्ट बेल है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में प्री रेस्ट बेल की सूरत में आपके क्लाइंट का अदालत में मौजूद होना, जब तक अनटिल अनलेस जब तक वो कंफर्म नहीं होती, उसको अदालत में लाजमी हर डेट ऑफ हेयरिंग पे पेश होना पड़ेगा। प्री रेस्ट बेल के लिए ये मुलज़म की हाज़िरी लाजमी है। बाकी आ जाती है जी पोस्ट रेस्ट बेल। पोस्ट रेस्ट बेल जब मुलज़म अरेस्ट हो जाता है उसको पहले रिमांड जो है वो फेस करना होता है। 61 CRPC के मुताबिक विद इन 24 आवर्स जो है पुलिस जो है उसको मुलज़म को पेश करने की पाबंद होती है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि पुलिस उसको टाइमली आफ्टर लैप्स ऑफ 24 आवर्स पुलिस उसको पेश नहीं करती। उस टाइम आपके पास रेमेडीज कुछ होती हैं। सेक्शन 100 है CRPC, उसके तहत एप्लीकेशन देते हैं कि जो डिटेन्ड पर्सन है उसको प्रोड्यूस किया जाए, सेक्शन 100 CRPC। एक और है आपके पास 491 है CRPC, आप हैवेस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करके सेशन जज साहब की कोर्ट में सेक्शन 100 की जो रेमेडी है वो आप इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में फाइल करेंगे और 491 जो है वो आप सेशन कोर्ट में दायर करेंगे। इसी तरह जो प्री रेस्ट बेल है, फर्स्ट करें वो मुलज़म उसको 491 में वो रिकवर हो जाता है, उसके ऊपर FIR है, तो डेफिनेटली वो देखा जाएगा कि ये ऑफेंस जो है वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। डेफिनेटली उसका पहले वो रिमांड लेंगे 167 के थ्रू। रिमांड के बाद जो है उसको इन्वेस्टिगेशन वो होगा, शामिल तफ्तीश होगा। 14 डेज मैक्सिमम पुलिस रिमांड ले सकती है, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि पहले 3 दिन का या 2 दिन का या मजिस्ट्रेट की पावर के ऊपर, वो उसकी अपनी मर्जी के ऊपर, डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 दिन का रिमांड देता है, 2 दिन का रिमांड देता है, ठीक है। वो जब जुडिशियल हो जाएगा फिर आप पोस्ट रेस्ट बेल दायर कर सकते हैं। जब तक वो मुलज़म जुडिशियल नहीं होगा या जुडिशियल का आर्डर जज साहब नहीं करते तब तक आप पोस्ट रेस्ट बेल दायर नहीं कर सकते। पोस्ट रेस्ट बेल जो है सेक्शन 497 CRPC इसको डील करता है, तो उसमें मुलज़म का फर्स्टली जो है अरेस्ट होना लाजमी है पोस्ट रेस्ट बेल के लिए। वो अरेस्ट है, अगर वो देखा जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल होता है,
یا اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسے سرکمسٹانسز نہیں ہیں کہ اس کو کنوکشن ہو سکے. مجسٹریٹ صاحب ریمانڈ کے ٹائم یا اس کا ضمانت نامے کا آرڈر دیتے ہیں اگر وہ بیلیبل ہے, سچ لائک 320 322 کی صورت میں, تو اس پہ یا 354 ہے صرف یا 506 سمپل ہے, وہ بیلیبل آفینسز میں وہ مجسٹریٹ صاحب آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہ اتنے کا شورٹی بونڈ دیں, 50,000 30,000, یہ ڈسکریشن ہے مجسٹریٹ صاحب کی. جب ملزم جو ہے بیہائنڈ دی بار چلا جائے جیل میں یا جج اس کا آرڈر کرتے ہیں جوڈیشل کا, تب جو ہے پوسٹ ٹرسٹ بیل دائر کی جائے گی. پوسٹ ٹرسٹ بیل میں آپ نے سیکنڈ شیڈول کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ آفینس ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہے یا ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے. تو اس صورت میں پھر اگر وہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہے, علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس اپلیکیشن دیں گے. علاقہ مجسٹریٹ میں دو کیٹیگری آ جاتی ہے, ایک مجسٹریٹ فرسٹ کلاس, مجسٹریٹ سیکشن 30. سیکشن 324 ہے پی پی سی, وہ علاقہ مجسٹریٹ سیکشن 30 کے پاس آپ اس کی پوسٹ ٹرسٹ دائر کریں گے. اسی طرح 395 یا 392 جو ہے اس کی بھی سیکشن 30 ہی اس کی سماعت کرے گا. علاقہ مجسٹریٹ سیکشن 30 جو کہ سی آر پی سی سیکشن 30 میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے جرائم جن کی سزا عمر قید اور سزائے موت نہیں ہے ان سے نیچے اور 10 ایئر یا 10 ایئر سے ابو جو ہے وہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ سیکشن 30 کے زمرے میں آئیں گے. تو پوسٹ ٹرسٹ بیل میں ملزم کا انڈر کسٹڈی ہونا اور آپ کا یہ پراپر یہ دیکھنا یہ بہت ضروری ہوگا کہ یہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہے یا سیشن کورٹ ہے. اگر سیشن کورٹ ہے, ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے, سچ لائک آفینس جو ہے 302 ہے, 376 ہے, تو اس صورت میں آپ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے سیشن کورٹ میں اس کی پوسٹ ٹرسٹ بیل دائر کریں گے. ٹھیک ہے, جب سیشن جج صاحب بیل دائر کریں گے پوسٹ ٹرسٹ ان کی کورٹ میں, تو اس میں بھی آپ کو اگر کوئی پریویس اینمٹی ہے کمپلیننٹ سے, وٹنسز سے, اس کی ریزن جو ہے ملیشیس پراسیکیوٹ آپ کو کیا گیا ہے, برنیتی سے کسی نے فاضلی امپلیکیٹ کیا ہے, تو اس صورت میں وہ آپ کے پاس جتنے بھی دستاویزات ہیں وہ پیش کریں گے. ایک اور چیز کہ پوسٹ ٹرسٹ بیل جب ایکسیپٹ ہو جاتی ہے منظور ہونے کے بعد, ملزم کا چلان میں ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ حاضر ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ کسی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ نہیں آئے گا تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کے پہلے اس کو سمن کیا جائے گا. اگر وہ سمن اس کا ہے, سمن کیس ہے یا نوٹس کیس ہے, اگر وہ نان بیلیبل آفینس ہے اس میں اس کا وارنٹ بھیجا جائے گا, پہلے بیلیبل وارنٹ بعد میں نان بیلیبل وارنٹ. لاسٹلی جو ہے اس کو مجبور کیا جائے گا, اس کو کمپیل کیا جائے گا کہ وہ کورٹ میں آئے, ٹرائل فیس کرے, کیونکہ کوئی بھی جب مقدمہ ہوتا ہے اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہونا میرٹ پر لازمی ہے, ملزم کا کورٹ میں پیش ہونا لازمی ہے. ہاں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے, خاتون ملزم ہے, وہ بیل ہونے کے بعد, پری ریسٹ ہے کنفرم ہونے کے بعد یا پوسٹ ریسٹ کنفرم ہونے کے بعد وہ کورٹ میں ریگولر آتی ہے, فیمیل, آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے, ہر ڈیٹ پہ یہ آتی ہے, خاتون خانہ ہے, تو اس میں آپ سیکشن 205 سی آر پی سی کی اپلیکیشن کو دیں گے تاکہ اس کی ڈسپینس ہو سکے, حاضری مستثنیٰ ہو سکے, وہ کروا کر وہ ٹرائل اس کی ایبسینس میں ہو سکتا ہے. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو کبھی ملزم جو ہے وہ نہیں آتا, ڈیلیبریٹلی اوائڈ کرتا ہے, ٹرائل فیس نہیں کرتا, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانتی, ایون کہ سیکشن 75 وارنٹ اور سیکشن 87 88 کی پروسیڈنگ ہو جائے گی, اس کی فور فیچر آف پراپرٹی ہو جائے گی, وہ ایبسکون کر گیا, تو اس صورت میں جو ہے اس کا چلان سیپریٹ ہو جائے گا, 512 کے تحت اس کا چلان سیپریٹ ہو جائے گا. جو ملزم آ رہے ہیں ان کی حد تک چلان پروسیڈ کرے گا. ملزمان جب سارے پورے ہوں گے فریمنگ آف چارج ہوگا, فریمنگ آف چارج کے بعد ایویڈنس وغیرہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی, ایگزامینیشن ان چیف ہے, کراس ایگزامینیشن, فائنلی جو ہے 342 کا اسٹیٹمنٹ. اگر کوئی ملزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی ایویڈنس دینی ہے, 340 سب کلاس 2 کے تحت سی آر پی کے تحت آن اوتھ جو ہے وہ اپنی ایویڈنس ایون کہ اپنا کوئی بھی وہ ورشن ہے وہ قلمبند کروا سکتا ہے آن اوتھ 340 سب کلاس 2 کے تحت سی آر پی سی. یہ بیل جو ہے جب تک اس کو ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوگا, شورٹی پلس ملزم
दोनों जो है पाबंद होते हैं। अगर मुलजम एब्सकॉन्ड करता है तो डेफिनेटली कोर्ट जो है श्योरिटी को नोटिस करेगी कि भी आप मुलजम को पेश करो। श्योरिटी जो है वो बाउंड होता है, इस चीज़ का वो जमानतनामा देता है कि मैं हर डेट ऑफ हियरिंग पे मुलजम को पेश करूंगा। अगर वो पेश करने में फेल हो जाता है फिर 514 CRPC के तहत उसके खिलाफ श्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पोस्ट अरेस्ट बेल उस वक्त तक उसको दी जाएगी ता तस्फिया मुकदमा, जब तक के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। पोस्ट अरेस्ट बेल उसको तब तक दी जाती है। अगर वो मिस यूज ऑफ बेल करता है, 497 सब क्लास 5 है कैंसिलेशन ऑफ बेल। बेल जो कोर्ट ने ऑलरेडी ग्रांट की होती है, इधर वो प्री अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट है, तो वो अगर उसको मिस यूज ऑफ बेल करता है या उसको जो एविडेंस है उसको टेम्पर करने की कोशिश करता है या मुलजम एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो डेफिनेटली जो है उसकी बेल जो है वो कैंसिल हो जाएगी 497 सब क्लास 5 के तहत। तो ये अगर जब कोर्ट कोई भी प्री अरेस्ट बेल है या पोस्ट अरेस्ट बेल है उसमें उसको मुलजम को आर्डर करेगी कि वो अपना जमानतनामा दे। जमानतनामा इस चीज़ का होता है कि आप हर डेट ऑफ हियरिंग पर पेश होते रहेंगे। अगर आपका मुलजम जो है पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट होने के बाद डेलिबरेटली विलफुली अवॉइड करता है, वो नहीं आता, तो उस सूरत में उसके ज़ाहिर है वारंट गिरफ्तारी होंगे और केस का जो ट्रायल है वो डिस्टर्ब होगा। आपने जब भी अपने क्लाइंट को समझाना है कि आप हर डेट ऑफ हियरिंग पे रेगुलर आए। और एक और चीज़ देखेंगे कि भी समटाइम्स ऐसे होता है कि आज ये केस था सलमान आसिफ साहब की कोर्ट में, तो उसमें प्री अरेस्ट बेल उनकी कंफर्म हुई थी मुलजमान की, तो उसमें इवन के हमने छोटी बॉन्ड दिए हुए थे 2021 के हमारे थे, रिकॉर्ड कीपर जो एलमद होता है उसने अटैच नहीं किए। इस वजह से जो है वो मुलजमान को जज साहब ने बिठा लिया, हाँ जी बैठ जाइए। अगर आपने श्योरिटी बॉन्ड नहीं दिए प्री अरेस्ट कंफर्म होने के बाद भी श्योरिटी बॉन्ड विद इन डेज 7 डेज जो है वो देने होते हैं। जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जज अगर फिक्स करते हैं कि 7 दिन के अंदर देने हैं तो मीन्स कि आपने 7 दिन के अंदर देने हैं। अगर डेट एक्सटेंड हो करवानी है फिर उसके लिए आप जिस कोर्ट ने आपकी मुलजम की प्री अरेस्ट कंफर्म की है उसी कोर्ट में आप दोबारा एप्लीकेशन देकर डेट एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। जी आपने 7 दिन का बताया था, ऑर्डर किया था, तो अब इसमें जो है 7 डेज में एक्सटेंड फर्दर की जाए। टाइमली जो है हमारे पास श्योरिटी बॉन्ड नहीं मिले, हमारे पास जामन नहीं मिले, इस वजह से डेट जो है इसमें एक्सटेंड की जाए। मुलजमान को जब बिठाया तो हम गए, हमने कहा जी हमने तो जामन दिए थे, वो एलमत की जिम्मेदारी है जो बेल बॉन्ड जो है वो फाइल के साथ अटैच करे। तो जज साहब ने उसको बुलवाया, देखा तो वाकई वो जो बेल बॉन्ड थे उसने साइड पे रखे हुए थे। जज साहब से रिक्वेस्ट की कि ये जो बेल बॉन्ड है ये हर ट्रायल की जो फाइल होती है हर फाइल में जनाब ये खुद भी देखें, हम भी इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसमें मचलके लगे हुए हैं या नहीं। क्योंकि अगर बेल बॉन्ड आपका नहीं लगा हुआ तो मजिस्ट्रेट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जो भी है वो आपको बिठा सकते हैं कि भाई आप पहले श्योरिटी दें। श्योरिटी इस चीज़ की होती है जमानतनामा के नेक्स्ट जब तक मुकदमा की समाअत मुकम्मल नहीं होती कंक्लूड, तो मुलजम जो है हर डेट ऑफ हियरिंग पे टाइम पर पेश होगा। तो ये बेल की जो कुछ ग्राउंड्स थे और कुछ जो है आपने नकात जो है जहन में रखने अपने क्लाइंट को बताने हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सवाल जी 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 सर, एक तो सवाल ये पूछना था कि ना अननोन पर्सन जिसको एप्रीहेंशन है, अननोन पर्सन है FIR में, उसको एप्रीहेंशन है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या वो प्री अरेस्ट नहीं करवा सकता? वो करवा सकता है। वो करवा सकता है।